एक्सरसाइज 1 है अपने पास और ये अपने पास पार्ट 2। इसमें है क्वेश्चन नंबर सर 34 भी कर 32। दीजिए। ठीक है, बता दो जो भी डाउट है। 30 से 35 में 31 और सॉरी 32 और 34। 34। हाँ ओके, तो देखो पहले 32 देख लेते हैं। इसमें अपने को क्या बोला जा रहा है कि 0.05 मोल्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ईथर सॉल्यूशन वाज प्लेस्ड इन अ कंटेनर कंटेनिंग 74 ग्राम, दैट इज 1 मोल ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, द प्रोडक्ट लिथियम एल्यूमिनियम दिस ऑब्टेन्ड, सॉरी वेट, इसका वेट गिवन है, लिथियम एटम्स आर कंजर्व। इसमें साफ दिया है ना कि लिथियम एटम के ऊपर अपने को पीओएसी लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये अपने पास क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इसको अपन ने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाला तो अपने को मिल रहा है क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, LiAlHC12 H27O3। और अपने को ये चीज उसने डायरेक्ट बोल दिया कि अपने को क्या करना है, लिथियम एटम को कंजर्व करना है दोनों तरफ। ठीक है, तो कंजर्वेशन लगा देना अपने को किस पे, लिथियम एटम में। अब अपने को बोला जा रहा है परसेंट यील्ड इज, तो रिएक्शन का परसेंट यील्ड क्या है। तो देखो परसेंट यील्ड मतलब अपने पास एक तरीके से क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो ये अपने पास इनिशियल रिएक्टेंट हो गया। बीच में जो भी रिएक्शन हुई होगी अपने को तो पीओसी लगाना है। तो ये अपन बोले ही थी कि जब पीओसी लगाना होगा तो अपने को रिएक्शन बैलेंस करने से इन सबसे मतलब ज्यादा नहीं होता है। सिर्फ अपने को ये पता चल जाए कि किन किन दो चीजों के बीच मेरे को एटम को कंजर्व करना है। तो ये था, और प्रोडक्ट में अपने पास क्या आ गया, ये आ गया। तो दोनों में अपने को लिथियम एटम को कंजर्व करना है। तो वैसे तो अपने को इसके कितने मोल पता है, 0.05 मोल। अब ये परसेंट इल्ड की बात कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब ये समझ में आना चाहिए अपने को कि 0.05 मोल से जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उतना तो नहीं बना है, तभी तो परसेंट इल्ड की बात हो रही है। ठीक है, कितना बना है उसके लिए अपने को मास गिवन है कि एक्चुअल में कितना मास ऑब्टेन्ड हुआ है उसका अमाउंट अपने को गिवन है कि जो वेट है अपने पास, वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो वेट अपने को गिवन है कितना, 12.7 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। किसी ने इसका मोलर मास निकाला है क्या, टाइप 127 ही आ जाएगा, तो 0.1 मोल हो जाएगा आई थिंक, निकाल के देख लेना। तो ये तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल मोल्स आ जाएंगे। यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, ये वेट था ये तो सॉरी, तो वेट अपॉन मोलर मास अपन करेंगे तो अपने पास मोल आ जाएंगे। ये एक्चुअल वेट अपने को गिवन है 254 सर, कितना, सर 254 254 आएगा। अच्छा, तो ये अपने पास 0.05 आ जाएगा फिर तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स अगर अपन निकाले तो एक्चुअल मोल्स अपने पास जो है ये आ जाएंगे कितने, 12.7 गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 254। तो ये अपने पास आएगा कितना, 0.05 मोल। तो इतने मोल अपने को मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में अपने को इतने मोल मिले हैं और रिएक्टेंट अपन ने इतना लिया है, तो इससे कितना मोल मिलना चाहिए इसकी अपन बात कर लेते हैं। वो थ्योरेटिकल अमाउंट हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो इस 1 है पर मोलिक्यूल, यहाँ पे भी लिथियम एटम क्या है, 1 है पर मोलिक्यूल। तो अपने पीओसी लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे कि 1 इंटू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना आना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट का मोल अपने को गिवन है 0.05, तो प्रोडक्ट का भी कितना आएगा 0.05। तो थ्योरेटिकली अगर अपन बात कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो थ्योरेटिकली भी अपने पास 0.05 मोल ही बनना चाहिए और प्रैक्टिकली भी अपने को गिवन है कितना मोल बना है, 0.05। मतलब परसेंटेज कितना हो गया, 100%। जितना बनना चाहिए था उतना ही बना है। क्लियर गए? यस सर। चलो 34 पे आ जाते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में अगर अपन देखें
तो इसमें अपने को वही है कि सीक्वेंशियल रिएक्शन दी हुई है 3 रिएक्शन है। अब अपने बोला कि हाउ मच मेटल M इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX। तो ऐसा सवाल वैसे अपने क्लास में किए हैं, ये भी देख लो कि M प्लस X2, यहां से अपने पास क्या बनेगा MX2, फिर अपन ने MX2 का रिएक्शन कराया X2 के साथ, तो अपने पास क्या बन गया M3X8। तो इसके अपन ने 3 मॉलिक्यूल लिए होंगे। नेक्स्ट अपने पास M3X8 प्लस Na2CO3, यहां से अपने पास आया क्या NX प्लस CO2 प्लस M3O4। तो ये है। तो देखो अपने पास क्या करना है इसमें कि एक मिनट, क्या भेज रहा है, हाँ तो ये था अपने पास। देखो M प्लस X2, यहाँ से क्या बना MX2। तो इसमें अपने को क्या दिया है कि NX का जो मास है वो कितना है 206 है। तो गिवन मास अपन मोलर मास अगर अपन करेंगे तो मोलर मास अपने पास कितना हो जाएगा 23 प्लस नाइट्रोजन का मोलर मास गिवन है 23, मतलब जो N है उसका, और X का गिवन है कितना 80। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे मोल आ जाएंगे, जो कि कितना आएगा 2 मोल। मतलब इसका अपने को 2 मोल बनाना है। तो अपने को वही देखना है कि इसका 2 मोल बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन चेक कर लेना बैलेंस है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो शायद मिस्टेक वही होगा रिएक्शन बैलेंसिंग में तुम्हारा, यहाँ पे M3 है X जो है ठीक है ओके। तो रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा अभी। तो देखो पहला वाला रिएक्शन बैलेंस है, दूसरा चेक करोगे तो ये भी बैलेंस है, तीसरा वाला रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है। सर इसमें POAC नहीं लग सकता? POAC तुमको लगाना है तो किस पे लगाओगे? M3X8 और NX पे। M3X8 और NX पे POAC कैसे लगेगा यार? देखो अपने को निकालना क्या है, अपने को क्या निकालना है, इसका मास निकालना है ना M का। तो M से अपने पास MX2 बना, फिर MX2 अपने पास चला गया कि मैं M3X8 में, फिर M3X8 और तो M तो अपने पास इसमें है ना M3O4 में, कॉमन एटम कहाँ आ रहा है उनमें, और यस X सर। जो आ रहा है तो X अपने पास यहाँ पे भी ऐड हुआ है, यहाँ पे भी ऐड हुआ है, तो X तो बहुत जगह ऐड हो जाएगा फिर। यस सर। हाँ तो POAC नहीं लगेगा। तो और कुछ दूसरे आइटम में सोच सकते हो POAC, N2O3 पे भी लगाओगे तो अपने पास नहीं लगेगा शायद। हाँ तो अपने पास ये हो गया। तो वैसे स्टाइकोमेट्रिक से ही क्या करो, क्योंकि इसमें तुमको चेक करना ही पड़ता है लगेगा नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट मैंने पहले ही बोला था, मोल पढ़ते थे कि स्टाइकोमेट्रिक से ही करेंगे ज्यादातर चीजों को। तो ये अपने पास 2 मोल है, तो अपने को 2 मोल बनाने हैं इसके लिए M कितना लेना पड़ेगा ये अपने से पूछा गया है। तो पहली बात अपने को रिएक्शन बैलेंस करना है। तो देखो अपने पास M3 है, M तो वैसे बैलेंस्ड है, X अपने पास बैलेंस्ड नहीं है, तो X8 है, तो पहले तुम X को ही बैलेंस कर दो, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 8NX। तो 8NX अपने को करते ही N भी अपने पास हो गया 8, तो ये अपने पास आ जाएगा 4, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब अपने को बैलेंस करना है कार्बन को, कर दो पहले, कार्बन हो गया अपने पास 4, इधर भी 4 उधर भी 4। ऑक्सीजन देख लो कितना हो गया, बैलेंस हो गया है। हाँ ये बैलेंस हो गया, इधर 12 है उधर भी ऑक्सीजन 12 है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो मैंने इसके 2 तरीके बताए थे तुमको कि अपने को रिएक्शन भले यहाँ पे अपने को इसका अमाउंट गिवन है लास्ट वाले प्रोडक्ट का, तो मैंने बोला था कि जब भी अपने पास इस तरीके से सिक्वेंशियल रिएक्शन आएगी तो अपन स्टार्ट किससे करेंगे, रिएक्टेंट से ही करेंगे, रिएक्टेंट साइड से। तो अपन वही मानेंगे, मान लो कि इसका अपने पास क्या था X मोल था, तो अपने को क्या निकालना है NX का अमाउंट निकालना है एक तरीके से। तो X के टर्म्स में अपन NX का अमाउंट निकालेंगे और फिर उसको अपन 2 के इक्वल कर देंगे। क्लास में जो एग्जाम्पल किए थे अपन ने ऐसे ही किए थे, क्योंकि अपन देखा था कि जो अपने पास परसेंट इल्ड वाला सवाल आएगा और अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग परसेंट इल्ड दे देगा, ऐसा प्रैक्टिस भी किया था अपन ने, तब फिर अपने को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इसको अप्रोच करो जब भी सिक्वेंशियल रिएक्शन आए तो
रिएक्टेंट साइड से, जो पहला रिएक्टेंट है, तो उसका अमाउंट अगर नहीं गिवन है तो x मान लो, गिवन है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसके हिसाब से बाकी जो भी पूछा गया होगा वो निकाल लेंगे। तो इसका अमाउंट अपने को निकाला, तो मान ला कि अपन ने इसका x मोल ले रखा है, तो इसके x से इसका x मोल बनेगा, यही x मोल अपन ने आगे यूज किया है। अब यहाँ पे अपन देखें कि अपने पास क्या है, क्योंकि अपने को nx बनाना है, तो nx के लिए अपने को m3x चाहिए, m3x के लिए अपने को वही mx2 चाहिए था, mx2 के लिए अपने को m चाहिए था, तो mx2 आ गया अपने पास। अब अपने को m3x8 का निकालना है, तो अब तो आप आसान हो ही गए कि 1/3 इंटू एक्स, मतलब x/3 आ जाएगा ये, और इसके x/3 मोल यहाँ पे यूज होंगे, तो इसके x/3 से इसका कितना बनेगा, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका 8 है, तो इसका बनेगा तुम्हारे पास 8x/3, 8 इंटू x/3 इक्वल टू अपने पास 2। तो यहाँ से तुम्हारे पास x आ जाएगा, तो मोल आ गए, मोल आ गए तो वहां से मास निकाल लोगे। समझ में आएगा ये? यस सर। और कोई है क्या इसमें? 35 बता दीजिए सर। अच्छा 35 भी बताना है। अच्छा देखो, इसमें भी पीओएसी लगा सकते हो तुम, क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट उसने बोल रखा है पीओएसी लगाने के लिए, अगर ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन। इसको मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से तुमको अप्रोच करना है, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। कि एक सिंपल है अपने पास किसका, CaCl2 और NaCl का। अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो ये अपने पास ये हो गया, ठीक है। कंटेनर में अपने दोनों को ले रखा है, और इसका वेट अपने को गिवन है कितना, 4.44 ग्राम। अब अपने को बोला जा रहा है कि इसको अपन क्या करते हैं, ट्रीट किया जा रहा है ताकि पूरा कैल्शियम क्या हो जाए, मतलब किसी रिएजेंट के साथ ट्रीट किया गया होगा, तो यहाँ पे जितना भी कैल्शियम था, तो कैल्शियम अपने पास किससे आएगा, CaCl2 से, मतलब CaCl2 से जितना भी कैल्शियम था उसको अपन ने प्रेसिपिटेट करा दिया किसकी फॉर्म में, CaCO3 की फॉर्म में। तो was treated to precipitate all the calcium H CaCO3 which was then heating and quantitatively converted to इतना ग्राम CO। अब जब अपने पास ये बन गया तो इसको एक तरीके से सेपरेट करके कैसे भी करके इसको हीट किया गया, तो हीट करने पे अपने को पता है क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और साथ में CO2 गैस। तो ये CaCO3 है, ये CaCO3 है, और ये अपने पास गैस है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास। अब अपने को ये चीज गिवन है कि अगर मैं क्या करूं, अच्छा अब यहाँ पे तो अपने को पता है कि उसने खुद ने बोल रखा है क्वेश्चन में कि जितना भी कैल्शियम इसमें था पूरा इसमें चला गया, मतलब अपन कैल्शियम को इन दोनों के बीच पीओएसी लगा सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी एक कैल्शियम एटम है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम एटम है, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCO3 इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CaCl2, तो दोनों के मोल अपने पास क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि मोल्स ऑफ CaCO3 इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCl2। ठीक है, और CaCO3 के मोल निकालने के लिए अपने को क्या किया है, ये एक और इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर CaCO3 को अपन हीट कर रहे थे तो अपने को CO मिल रहा था जिसका मास था अपने पास 1.12 ग्राम, ये था ना, हाँ, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो कितना हो जाएगा 56, तो इतने मोल इसके हो गए। तो जो अपने पास CaCO3 मिल रहा था उससे इतना मोल CO मिल रहा है, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका भी 1 है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मिलता है। तो इतना मोल बनाने के लिए इसके कितने रहे होंगे, इतने ही मोल रहे होंगे, तो CaCO3 के मोल भी कितने होंगे, 1.12 डिवाइडेड बाय 56 मोल। तो एक तरीके से अपने पास CaCO3 के मोल आ गए, CaCO3 के मोल से अपन मास निकाल लेंगे, तो CaCl2 का मास आ जाएगा, क्योंकि दोनों के मोल तो बराबर है, जितने इसके हैं उतने ही इसके हैं। तो CaCl2 के मोल से मास निकालेंगे, बाकी तो हो ही जाएगा। आया क्या समझ में? यस सर। चलो 36 से 42 तक बता दो। सर सब हो गए सारे। सारे हो गए, किसी और का कुछ है क्या? मुझसे 37 नहीं हुआ। 37 नहीं हुआ, और किसी का कुछ 37 के अलावा? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। तो 37 देख लेते हैं फिर। Equal moles of H2 and NaCl are present in the solution. Molality of the NaCl solution is, अच्छा
तो दोनों के इक्वल मोल लिए, तो ये मैंने तुमको बहुत बार बोला है कि क्या किया करो, जब इक्वल मोल की बात करें तो 1 1 ही मान लिया करो, कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाती है, क्योंकि x मानोगे तो x भी फाइनली कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये तो तुम मतलब गांठ बांध के रखो कि जहां पे तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, खुद से एज्यूम करना है, तो वहां पे अगर तुम कुछ x y में भी एज्यूम करोगे तो फाइनली कैंसिल हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है वैल्यू की, इसलिए तुमको वैल्यू नहीं गिवन है। तो सबसे इजी चीज एज्यूम क्या करो, जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि अगर मोल मतलब फ्रैक्शन दिया है किसी भी चीज को तो उतना ही उसका अमाउंट मान लो। तो ऐसे मान लो कि अगर इसका भी अपन ने 1 मोल लिया है और इसका भी अपन ने 1 मोल लिया है, तो दोनों मोल वाइज बराबर है, और ये अपने पास सॉलिड है, ये अपने पास लिक्विड है, तो जनरली अपने पास लिक्विड क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जनरली अपन H2O को सॉल्वेंट बोलते हैं जब तक कुछ नहीं बोला है। तो अब अपने को पूछा है क्या, मोलालिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो NaCl का मोलालिटी पूछा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो अब तो आसान हो गया, तो आ जाएगा कि ये हो गया अपने पास सोल्यूट, इसके मोल अपने को पता ही है 1 मोल, ये हो गया अपने पास सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का अपने पास क्या है 1 मोल है, दैट इज 18 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेना, और ये फॉर्मूला हो गया मोलालिटी का, हो जाएगा ना। यस सर। चलो तो नेक्स्ट बता दो 43 से 47। 47। 47 और किसी का कुछ, 46। 46 भी है, और बताओ 46 46 47 दोनों हो गया, ठीक, सर बस। बस बहुत बढ़िया। तो 46 है अपने पास, तो देखो 46 में अपने को क्या बोल रहा है कि द मोलारिटी ऑफ Cl माइनस आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन विच वाज W/V परसेंट दिया अपने को 2% NaCl। अच्छा W/V अपने को गिवन है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो W/V परसेंट अपने को गिवन है, तो 2% NaCl है, 4% CaCl2 है, 6% NH4Cl है। चलो अच्छा, एक ही सॉल्यूशन के अंदर ये सारे प्रेजेंट है, अलग अलग नहीं है ये। तो अपने को पता है कि NaCl का 2% है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम है। तो अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास 100 ग्राम 100 W/V है ना, 100 ml सॉल्यूशन है, क्योंकि वेट पर वॉल्यूम है, तो 100 ml सॉल्यूशन को अगर मैं मान लूं, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से ही अपने को जाना पड़ेगा, तो सर उसमें अपने पास क्या रहेगा, 2 ग्राम रहेगा NaCl। हाँ बोलो। सर डेफिनेशन के मुताबिक तो जाना पड़ेगा, लेकिन सर अगर कुछ और ले लें तो गलत आ जाएगा क्या? नहीं मतलब क्यों आएगा, नहीं है, नहीं आएगा, सही आएगा। सर माना तो 100 ही था इसमें। कुछ भी ले लो नहीं आएगा। 4 ग्राम अपने पास CaCl2 है, और अपने पास 6 ग्राम NH4Cl है। तो अब क्या करोगे, इनके मोल निकालो पहले, ठीक है, और जब इनके मोल आ जाएंगे तो अपने को पता है कि NaCl से अपने पास क्या मिलेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो जितने NaCl के मोल रहेंगे उतने ही Cl माइनस के भी मोल रहेंगे। CaCl2 अगर देखोगे तो Ca+2 और 2Cl माइनस, तो जितना अपने पास CaCl2 है उतना ही अपने पास उससे डबल के आ जाएंगे Cl माइनस के मोल आ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर देखोगे क्या NH4Cl, तो NH4 प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे भी अपने पास जितने मोल NH4 प्लस रहेंगे इस 6 ग्राम में NH4Cl के, उतने ही Cl माइनस के आएंगे। तो यहाँ से तुम Cl माइनस के मोल निकाल लो, और अपने को Cl माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है, तो मोल्स ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो अपने पास कितना है 100 ml, तो यही अपने पास क्या हो जाएगा Cl माइनस का कंसंट्रेशन हो जाएगा क्या। सर अरे हो जाएगा नहीं तो, हाँ ये 2 ग्राम कहाँ से आ गया, मतलब 246 ग्राम? ये तो अरे उसने दिया है ना वेट 2% बाय 4%। वॉल्यूम। हाँ तो अपन यही तो माना, वेट बाय वॉल्यूम अपन कैसे डिफाइन करते थे कि सोल्यूट का 100 ml वेट, सॉल्यूशन। हाँ 100 ml सॉल्यूशन में कितना है, तो अपने वही तो माना देखो कि अपन एज्यूम कर अच्छा ले कि अपने ठीक है। पास सॉल्यूशन क्या है, हाँ। तो जब उसने इंफॉर्मेशन मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं गिवन है तो अपन 100 मान लेंगे, फिर क्या करेंगे। तो इस तरीके से करना है। तो ये हो गया अपने पास, अगला है 47।
तो यहाँ पे अपने पास है 2m और 100 ml, ओके, 2m of 100 ml Na2SO4 solution is mixed with 3 molar of 100 ml NaCl solution। तो मिक्सिंग किया जा रहा है इनका अलग अलग। अच्छा, एक और है भी अपने पास, 3 सॉल्यूशन है, इनका मिक्सिंग हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम से बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगी चीजें, कि अपने पास 3 कंटेनर में अलग अलग 3 सॉल्यूशन है। ये ठीक है। तो पहला जो दिया अपने को गिवन है कि Na2SO4 है, Na2SO4 है। इस तरह की डायग्राम बनाए करोगे चीजें क्लियर हो जाएगी। इधर अपने पास NaCl है और इधर अपने पास CaCl2 है, और तीनों का अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो इसका 2m है और वॉल्यूम अपने पास 100 ml है। इसका अपने पास 3m है और इसका अपने पास 100 ml है। इसका अपने पास 1 मोलर है और वॉल्यूम अपने पास 200 ml है। तो वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन वही अपने को वापस देखना पड़ेगा कि अगर तीनों को अपन ने मिक्स किया है तो मिक्सिंग करने के बाद अपने पास क्या मिल रहा है अपने को। तो मिक्सिंग करने के बाद देखोगे तो फाइनल सॉल्यूशन को अगर देखोगे तो 100 100 200, यहाँ से 100 वॉल्यूम आया, यहाँ से 100 आया, यहाँ से 200 आया, तो टोटल वॉल्यूम तो अपने पास हो जाएगा क्या, 400 ml। और हर सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट आ रहा है वो अलग अलग है। यहाँ पे Na2SO4 है, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे CaCl2 है। तो वॉल्यूम अगर चेंज हुआ है तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मोल तो सेम ही रहेंगे ना, क्योंकि एक ही सोर्स है हर चीज का। तो यहाँ पे अगर देखें अपन, तो यहाँ पे अगर मोल निकालेंगे तो मोल अपने पास क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलारिटी है 2m, वॉल्यूम है 100 ml, तो ये कितने हो जाएंगे 200 मिलीमोल। अगर मैं लीटर में कन्वर्ट नहीं करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास मोलारिटी कितना 3, वॉल्यूम है 100, तो कितना हो जाएगा 300 मिलीमोल। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आ जाएंगे अपने पास 200 मिलीमोल। तो अपने पास तीनों के मोल पता है, Na2SO4 के 200 है, NaCl के 200 है और CaCl2 के भी 200 है। तो अब Na2SO4 जो है ये पहले वाले सॉल्यूशन से आ रहा है, ये अपने पास दूसरे वाले से आ रहा है, ये अपने पास तीसरे वाले से आ रहा है। तो मिक्सिंग के बाद भी कहीं उतना ही रहेगा, क्योंकि तीनों से अलग अलग चीजें आ रही है। तो मिक्सिंग के बाद भी अगर देखोगे तो मोल्स वाइज अगर अपन बात करें तो NaCl, Na2SO4 और CaCl2 तीनों सेम ही रहेंगे। और जितना पहले था उतना ही रहेगा। अपने से पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन। तो वापस वही है कि तुमको इनका ब्रेक करा करा के देखना पड़ेगा कि इसके अपने पास 2 मिलीमोल है, सॉरी 200 मिलीमोल है, इसके भी अपने पास 300 मिलीमोल थे, इसके अपने पास 200 मिलीमोल है। तो वापस इनको डिसोसिएट कराओ कि Na2CO3 ब्रेक होगा किसमें, Na2SO4 2Na प्लस SO4 2 माइनस में, NaCl ब्रेक होगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस में, और ये ब्रेक होगा किसमें, Ca प्लस 2 और 2 Cl माइनस में। अपने से बोला है कंसंट्रेशन ऑफ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन। तो ये तीन, यहाँ पे Na प्लस केटाइन है, यहाँ पे भी Na प्लस केटाइन है, यहाँ पे Ca प्लस 2 केटाइन है। तो अपने तो केटाइन का टोटल अमाउंट की बात करनी ना, तो यहाँ पे भी निकालो Na प्लस के कितने मोल है, यहाँ पे Na प्लस के कितने मोल है, यहाँ पे Ca प्लस 2 के कितने मोल है। 400 300 तो केटाइन्स 200 के टोटल मोल्स आ जाएंगे कितने, हाँ डबल आ जाएगा इसमें 300 200, तो टोटल कितने हो जाएंगे मोल्स, डायरेक्ट देख सकते हो। देखो डायरेक्ट ऐसे देख सकते हो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, कि अपने पास Na2SO4 के कितने थे, 2 मोल, तो 200 मोल, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है, उसका 1 है, मतलब डबल मोल बनेंगे, तो इसके आएंगे 400। और बाकी अगर देखोगे तो NaCl और इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो जितने मोल NaCl के उतने Na प्लस के रहेंगे। यहाँ पे भी CaCl2 और Ca प्लस 2 दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो जितना उसका रहेगा उतना ही इसका रहेगा। तो 400 300 और 200, तो टोटल कितना हो गया 900 तो आएगा ना 400 900 7 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 3 और 2।
और इसके 200 से इसका कितना बनेगा 400 मिलीमोल 400 और इसके 300 इसका कितना बनेगा 300। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ फिर तो टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे 900 मिलीमोल और इसके अपने पास आएंगे 200 मिलीमोल। तो जो टोटल केटाइंस है तीनों केटाइंस मतलब Na दो जगह से Na प्लस आ रहा है एक से Cl प्लस Ca+2 आ रहा है तो टोटल अपने को बात करनी है टोटल अपने पास 900 मिलीमोल हो जाएंगे। और कंसंट्रेशन अपने से पूछी थी केटाइन का तो कंसंट्रेशन का रेशियो अपने से एक तरीके से करना था तो ये हो जाएगा अपने पास कंसंट्रेशन निकालने से 900 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो कि कितना आ रहा था 400। इसी तरीके से Na के लिए निकालो तो जितना यहाँ पे Na2SO4 का रहेगा उतना ही SO4 माइनस करेगा, जितना यहाँ पे NaCl का रहेगा उतना यहाँ पे Cl माइनस का आएगा मतलब 200 300 ठीक है सर, समझ गया। जितना CCl2 करेगा उतना डबल इसका आ जाएगा तो वापस वही Same करके आएगा। रेशियो ले लेना है। हाँ 1 आएगा। तो देख लेना। अच्छा सेम आ रहा है क्या 400 इधर हो गया उधर 400 हो जाएगा, सही बोल रहे हो एकदम। तो ये था अपने पास। नेक्स्ट अच्छा खत्म ही हो गया। एक्सरसाइज 2 में आ जाओ तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 बता दो। पहले पेज में 10 ही है 1 to 10। So question सर 6. 8 बता दीजिएगा। 6 और 8 इन दोनों के अलावा ये बाकी किसी का कोई नहीं है और हाँ 6 में देखो कि what volume of hydrogen gas 8 to 73 Kelvin and 1 atm will be consumed in obtaining 21.6 gram of elemental boron from the reduction of boron trioxide by hydrogen। तो इसका तुमको रिएक्शन लिखना नहीं आया होगा शायद इसी वजह से दिक्कत हो सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Yes, sir. तो रिएक्शन बता देता हूँ देखो तो वो भी बता दूंगा फिर। अच्छा एक मिनट हाँ तो जो है अपने पास कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द अच्छा ये वही है। तो रिएक्शन बता देता हूँ देखो कि किस तरीके से अपना एलिमेंटल बोरोन मिलेगा अपने को। तो ये हो गया अपने पास एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें देखो तो 6 में अपने को क्या बोल रहा है कि what volume of the hydrogen gas this will be produced in elemental boron from the reduction of the boron trioxide। देखो बोरोन ट्राइऑक्साइड अपने पास क्या होता है ट्राइक्लोराइड। B2 अच्छा ट्राइक्लोराइड है क्या? अच्छा बोरोन ट्राइक्लोराइड ऑक्साइड नहीं है तो ये हो जाएगा अपने पास BCl3। इसका रिडक्शन हो रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ इसका रिएक्शन हुआ होगा H2। तो अपने पास ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस तो अपने को मिलेगी और साथ में एलिमेंटल बोरोन ट्राइऑक्साइड कैसे आएगा यार BCl3 तो हाइड्रोजन गैस कितना कंज्यूम होगा। ठीक है तो एलिमेंटल बोरोन मिल रहा है ये तो उसने रिएक्शन में दिया है तो बोरोन मिलेगा और साथ में फिर क्या होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलके HCl बना लेगा। रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो इसको कर दो क्या 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया अपने पास 2 ये हो जाएगा अपने पास कितना 6 तो ये भी हो गया 6 और ये हो जाएगा 3। यस बैलेंस है क्या चेक करना एक बार। हाँ ठीक है तब तो हो जाएगा नहीं। Yes, sir. हाँ कि बोरोन का मास गिवन है वहां से मोल निकाल लो उससे फिर हाइड्रोजन की मोल निकाल लो। तो ये अभी तुमने रिएक्शन आएगी अपने पास आगे आती है पी ब्लॉक में
तो इसी सर। साल पढ़ेंगे अपन बोरॉन फैमिली। तो हाँ 8th। अच्छा 8th वाला वो है। देखो इसमें अपने को क्या बोल रहा है कि जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं अगर उसमें अपन क्या करें 1/12 की जगह 1/6 यूज कर ले तो क्या फर्क पड़ेगा किस पे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन। ये है अपने पास 8 तो ठीक है 1/6 इन प्लेस ऑफ रिलेटिव मोलिकुलर मास। तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस मास ऑफ 1 मोल ऑफ, देखो तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ 1 मोल अपन क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास को अपन क्या लिखते थे कि एक तरीके से अपन एक तो ऐसे लिखते थे कि अपने पास क्या हो जाएगा अच्छा रिलेटिव मोलिकुलर मास के टर्म्स में डिफाइन करना चाह रहा है हम्म। या सिंपली तुम ऐसे बोल दो कि 1/12 तो हर जगह आएगा, वो चीज सारी आपस में रिलेटेड है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोलिक्यूल या 1 एटम के लिए बात करेगा तो जो भी होगा मल्टीप्लाई बाय 1 मोल, कि एक मोलिक्यूल का मास इंटू 1 मोल का मास। तो सिंपली अपने को बोलना चाह रहा है कि डेफिनेशन में 1/12 की जगह अपने को 1/6 यूज करना है। तो देखो एक मोलिक्यूल का मास अपन क्या लिखते हैं कि अगर एक मोलिक्यूल के मास की बात करें अपन तो ये अपने पास होता है एक तरीके से कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाई बाय 1 mu, और ये है अपने पास 1 मोल। ठीक है यस सर। हाँ तो अब अपने को ये देखना है कि 1 mu और 1 मोल में अपने पास क्या चेंज आने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या होगा एक तरीके से नंबर हो गया, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/12 रखो या 1/6 रखो। अब तुमको डेफिनेशन से जाना पड़ेगा 1 mu की डेफिनेशन और 1 मोल की डेफिनेशन। तो अपन ने AMU का स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखा था कि अपने पास क्या होता है 1 AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ, तो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C12। यस ठीक है सर। तो अब ये चाह रहा है कि अपन 1/12 की जगह क्या कर दे 1/6 कर दें यहाँ पे। तो अगर ध्यान से देखो पहले अगर अपन इसी में देख लें कि अगर मैं क्या करूं 1/12 की जगह 1/6 कर दूं, तो 1/12 की जगह अपन 1/6 कर देंगे और अपन ऐसे कंपेयर करें कि 1 बाई, देखो दो सिस्टम मान लो कि एक अपन पहले बात करें AMU 1/12 रख रहे थे तब, और एक अपन बात करें आफ्टर कि बाद में क्या चेंज हुआ उसको 1/12 से अगर अपने को 1/6 से रिप्लेस करा दिया। तो जो 1/12 था जो अभी 1/12 के हिसाब से 1 AMU है, 1/6 करने के बाद तो डबल हो जाएगा। यस सर 2 mu। हाँ ये AMU का क्या बन जाएगा 2 AMU बन जाएगा। नो सर। सर हाँ हाँ हाफ हो जाएगा ना। क्यों यार 1/12 को 1/6 से रिप्लेस कराओ। हाँ हाफ हो जाएगा, सही बोल रहे हो। पहले वो 12 से डिवाइड कर रहे थे, नहीं सही तो बोल रहे यार, कहाँ तुम गलत बोल रहे हो। पहले देखो ऐसे सोचो, पहले 12 से डिवाइड कर रहे थे, अब 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डबल ही होगा ना वैल्यू। सही है, डबल हो जाएगा। हम्म। सोचो कि कोई ना वैल्यू था उसको पहले 12 से डिवाइड किया, अब 6 से डिवाइड किया, या आ गया ना समझ में, या फिर इसको 2 से आ गया। मल्टीप्लाई कर दो तो 1/6 बन जाएगा, मतलब डबल हो गया। आ गया। तो ये बाद में 1 AMU की जगह क्या हो गया 2 AMU हो गया। इसी तरीके से अपने को देखना है कि 1 मोल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो 1 मोल अपन ने बात करें तो 1 मोल अपन ने लिखा था कि अगर अपन बात करें कि कार्बन का अपन क्या ले लें 12 ग्राम ले लें, तो उसमें अपने पास कितने एटम्स रहेंगे, वही अपने पास क्या मतलब 12 ग्राम कार्बन का अगर अपन ने सैंपल ले रखा है तो उसमें अपने पास कितने कार्बन एटम्स हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं 1 मोल बोलते हैं। तो
अगर अपन डेफिनेशन वाइज जाएं कि 1 मोल अपने पास क्या है कि 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब नंबर ऐसे लिखते हैं सही तरीके से, रुको, 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू number of carbon atoms present in 12 gram of C12 isotope. तो पहले अपन बोल रहे थे कि जैसे अपन ने निकाला था कि 12 ग्राम अगर अपने पास कार्बन था तो पहले के डेफिनेशन के हिसाब से अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, Na मॉलिक्यूल्स। तो अपन बोल रहे थे कि 1 मोल मतलब अपने पास क्या हो गया, Na मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अपने को अब की बार निकालना है तो पहले अपन बात करें कि अपने को मास गिवन है एक तरीके से। सर हाँ, इसमें सर एक डाउट होता है सर मेरे को सर, Na मॉलिक्यूल होगा Na एटम होगा? नहीं, अभी तो अपन, मैंने मॉलिक्यूल के लिए बात किया ना अभी यहाँ पे कि मॉलिक्यूल अपन ले रहे हैं, जब मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूल आएगा, एटम लेंगे तो एटम आएगा। अच्छा जिसकी बात करेंगे वो सब्सटेंस होगा ना अपने पास। अच्छा, यहाँ पे तो एटम की बात कर रहे हैं ना अभी, तो वो तो तुम किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हो वो है ना। सर ऐसे तो फिर सेम अमाउंट नहीं हो जाएगा दोनों का? किसका सेम अमाउंट नहीं हो जाएगा? ठीक है सर। हाँ तो देखो, पहले अपन बोल रहे थे कि 12 ग्राम अपने पास Na था और अपने देखा था कि अपने को मास गिवन है, वहां से मोल निकालता, अपन क्या करते हैं, मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो अभी भी अपने पास 12 ही रहेगा, तो जो भी फर्क आएगा वापस किस में आएगा, मोलर मास में ही आएगा। अच्छा, तो मोलर मास ही तो अपने को बात करनी थी। ठीक है, देखते हैं इसको। और अभी अपन कार्बन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो अपने पास हो जाएगा कि गिवन वेट तो 12 है, जब अपन न्यू सिस्टम में बात करें तो न्यू सिस्टम में अपने पास क्या होगा कि मोल अगर अपने को निकालना है तो मास हो गया और एक कार्बन एटम के मास से अपने को डिवाइड करना है, मतलब मोलर मास से अपने को डिवाइड करना है, तो वापस ये हो जाएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, दैट इज 12 कार्बन के केस में इनटू 1 AMU, तो वापस हो जाएगा 1/12 इनटू वापस वही मास ऑफ सर न्यू 1 में तो एटम 1/6 हो ऑफ गया ना? C12। हाँ, 1/6 में लिखूंगा अभी। तो एक तरीके देखो क्या था कि 1/12 अपने पास यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो वही मैं डिफरेंस बताने के लिए इसे लिखा है कि ये 1/12 अपने को क्या करना है, 1/6 से रिप्लेस कराना है। तो अगर इसको देखो ऐसे समझो ज्यादा सही आएगा कि जब अपन AMU के लिए बात कर रहे थे तो AMU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/12, क्योंकि अपन 1/12 को वेरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1/12 की जगह अपन ने 1/6 कर दिया, मतलब अपने डबल कर दिया, इसलिए AMU भी क्या हो गया, डबल हो गया। अब अपन जैसे मोल्स की बात करें या नंबर्स की बात करें कि कितने नंबर रहेंगे एटम्स के, तो अभी अपने पास जो मोल देख रहे हो तुम या जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से 1/12, कि उसी को अपन चेंज कर रहे हैं एक वेरिएबल की तरह अपन मान ले। तो अभी नीचे की तरफ है तो वहां पे डबल हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, कि अगर अपन 1/12 की जगह 1/6 करेंगे तो ये चीज पूरी चीज डबल हो जाएगी, फिर अपने को उससे 12 से डिवाइड करना है तो मतलब वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो सिंपल सा फर्क ये पड़ता है कि जो आवोगाड्रो नंबर है उसकी वैल्यू नए वाले सिस्टम में Na/2 हो जाएगी पुराने वाले के कंपैरिजन में। जैसे अपन AMU बोल रहे थे कि वो 1 AMU से 2 AMU बन जा रहा था नए में, तो Na जो है आवोगाड्रो नंबर या 1 मोल की जो वैल्यू है वो Na/2 हो जाएगी। सर हाँ सर आंसर तो सर रिमेन्स अनचेंज्ड है। हाँ, तो रुको तो सही। तो ये तुम हमेशा मान सकते हो, ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ ये वाला सवाल, कि जो 1 AMU है और जो Na है इसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, क्योंकि इनको डिफाइन इस तरीके से किया गया है कि इनका प्रोडक्ट 1 ही आता है। ये जो डिफाइन किया 1 AMU Na, ये अपन ने खुद ने डिफाइन किया है ना, ये तो ये इस तरीके से डिफाइन की गई है चीजें कि इनका प्रोडक्ट हमेशा 1 ही रहेगा और कांस्टेंट रहेगा। तो एक को तुम मान लो कि ट्रिपल कर दिया तो दूसरा 1/3 हो जाता है।
एक को अगर तुमने 4 टाइम्स कर दिया तो दूसरा 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे डेक को डबल किया है तो दूसरा 1 मतलब ये क्या हो गया, हाफ हो गया। तो अपन ने क्या लिखा था कि जो अब पुराने सिस्टम में तो अपने पास ये था कि 1 AMU इंटू 1 मोल, 1 मोल मतलब वापस वही एक तरीके से Na। तो अब अपन जब नए वाले में बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन तो सेम रहेगा, तो एक तरीके से नंबर है। AMU अपने पास क्या होगा, 2 AMU बन गया, और Na जो होता है अपने पास क्या बन गया, Na/2। तो वापस ये 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया ना, तो एक में डबल इंक्रीज आया तो दूसरा हाफ हो गया, तो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा ना ये। तो सर ऐसे कुछ भी ये बोल देता है कि 1/19 कर दें सर, रिमेन अनचेंज रहेगा। हाँ तो वही तभी क्या बोला मैंने, यही तो बोला कि तुम अगर एक को ट्रिपल करोगे दूसरा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेशन अपन ने इस तरीके से सेट की कि ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा दोनों का। तो जब तक ऐसी चीज को अपन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें दोनों एक साथ इंक्लूड हो रहा है, तब तक तो वहां तक उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब सही बोल रहे हो तुम, समझ में आ गया? हाँ, तो मैं याद तुमको ये चीज रखनी है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आता है जो कि 1 रहेगा। अच्छा, ये हो गया अपने पास, और क्या था, 10 तक हो गया ना। 11 to 20 बता दो। क्वेश्चन नंबर 11 to 20। सर क्या? 12th वाला। 12th वाला। इसके अलावा किसी का और कुछ है? 16। कौन सा? 15 16। 15 सर 15 भी है, 16 भी है, 12 भी है, सर 18। 18 भी है। सर 12, 18। 15, 16, 18। हाँ 18 हो गया। और बस तो 12 देख लो, 20 तक बताना है, 21 पे भी आएंगे। डिस्कस तो हो जाएगा नहीं पूरा यार, हो जाएगा। तो 12 था अपने पास, तो इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ द H2SO4, मतलब किसमें H2SO4 का जो है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। तो यही देखना है तुमको किस रिएक्शन में H2SO4 रिड्यूस हो रहा है। सर जो ये लग रहा था क्वेश्चन सर था। वो नहीं है बाकी। सर किया तो जो लग रहा था वो नहीं था। देखते हैं, देखो H2SO4 है तो अपने पास पता है कि +6 है, तो वैसे भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकता है, डिक्रीज ही कर सकता है। तो जो नया कोई भी स्पीसीज बनेगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +6 से कम होनी चाहिए, ये अपने को चेक करना है। तो पहले रिएक्शन में अगर देखोगे तो एक तरीके से H2SO4 किस में जा रहा है, SO2 में जा रहा है, तो +6 से किस में गया, +4। तो यही ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी दिखाएगा, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर होगा उसका। दूसरी वाली रिएक्शन में देखोगे तो H2SO4 जो है CaSO4 में चला गया, मतलब सल्फेट आयन तो वैसे के वैसे ही है, इधर भी SO4 था उधर भी SO4 था। वो ध्यान से देखोगे तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, वो रेडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, कि कैल्शियम +2 था, उधर हाइड्रोजन 2H+ में थे, तो +2 चार्ज बस एक्सचेंज हुआ है, तो वहां पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। थर्ड वाले में भी सेम चीज हो रही है कि एक Na+ था जो H+ से रिप्लेस हो गया, तो सल्फेट आयन तो दोनों जगह अभी भी वैसे का वैसा ही है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। फोर्थ वाले में जरूर चेंज हुआ है कि जो H2SO4 है वो SO2Cl2 में चला गया है, तो SO2Cl2 में भी अगर देखोगे तो +6 ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हो जाएगा अपने पास -4, क्लोरीन अपने पास आ जाएगा -2, तो टोटल माइनस का चार्ज हो गया कितना, -6। तो सल्फर पे क्या आना पड़ेगा, +6, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है, तो वहां पे भी कोई फर्क तो नहीं पड़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो ये था, तो कौन सा वाला होगा? पहला वाला ही होगा ना, फोर में कहाँ हम्म। चेंज हुआ है, सब में तो +6 ही है बाकी में। और यस। क्या था 15, हाँ, तो 15 में बोल रहा है कि 2 एल्यूमिनियम सॉलिड 6 HCl एक्वस, वहां से 3 एल्यूमिनियम 3+ एक्वस 6 Cl- एक्वस और 3 H2। अच्छा तुमने इसमें देखो ये STP फिजिकल नहीं देखा स्टेट, हाँ फिजिकल स्टेट देखने में गलती की होगी, या लास्ट दो फिर में STP लिखा है सर। STP वगैरह नहीं देखा होगा, देखते हैं ये मिस्टेक होगा, और तो आसान है। 15 में अगर देखें
तो 2 एल्यूमिनियम सॉलिड है, 6 HCl एक्वस है, 2 एल्यूमिनियम 3+ एक्वस है, 6 Cl माइनस एक्वस है और 3 अपने पास हाइड्रोजन गैस है, 3H2 गैस। H2 गैस। अब देखो पहले में क्या बोल रहा है कि 3 लीटर ऑफ HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 6 लीटर ऑफ HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ H2 गैस। अब देखो कभी कभी अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे अपन मोल में बात करते हैं ना, तो ये चीज जैसे भी होता है, देखो कि अपने पास मान लो कि एक रिएक्शन है कि PCl5 है, यहाँ से अपने पास क्या बना PCl3 प्लस Cl2, तो PCl5 गैस, यहाँ से PCl3 गैस और फिर Cl2 गैस। तो अपने को पता है कि अगर स्टाइकियोमेट्रिक से देखें तो इसका अगर 1 मोल जाता है तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल बनेगा। और अगर ये तीनों गैस हैं तो मैं STP पे ये बोल सकता हूँ कि इसका 22.4 लीटर अगर रिएक्शन में जाएगा तो इसका भी 22.4 लीटर बनेगा और इसका भी 22.4 लीटर बनेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहीं पे अगर मान लो कि किसी एक गैस की जगह क्या हो जाता, सॉलिड हो जाता है, लिक्विड हो जाता, मान लो कि रिएक्शन ऐसे हो जाती कि कोई रिएक्शन ऐसे जनरल ले लेते हैं कि अपने पास मान लो कि ए गैस है, यहाँ से अपने पास क्या बना 2B गैस और 3C सॉलिड ऐसे मान लो, या सिंपली C सॉलिड, क्यों स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का झमेला करना। तो यहाँ पे अपने को पता है कि अगर A का 1 मोल ब्रेक हो रहा है तो इसका 2 मोल बन रहा है और C का भी 1 मोल बन रहा है। और अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से बात करूं STP पे, तो इसका 1 मोल मतलब इसका कितना वॉल्यूम रहा होगा 22.4 लीटर, इसका 2 मोल मतलब इसका कितना वॉल्यूम बना होगा, डबल बना होगा 44.8 लीटर। अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो C है इसका भी 22.4 लीटर आएगा, हाँ या ना? यस सर। कितने लोगों को लग रहा है 22.4 ही आएगा? किसी को लग रहा है कि नहीं आएगा? यस सर, उसका स्टेट बदला हुआ है। हाँ, इसका क्या है, ये तो सॉलिड स्टेट में है ना यार। हाँ आपको देखना हाँ, तो ये सॉलिड स्टेट में है। वॉल्यूम। हाँ, तो इसका वॉल्यूम अपन बता ही नहीं सकते मोल से डायरेक्ट, इसके लिए डेंसिटी चाहिए होगी और ना ही इसके लिए PV इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं। तो जो ये अपन बोल रहे हैं कि 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 22.4 है, ये गैसियस मतलब गैस के लिए है, क्योंकि PV इक्वल टू एनआरटी से अपन ने निकाला है। यस सर। तो इसके लिए PV इक्वल टू एनआरटी नहीं लगेगी, तो फिर मैं इसके लिए डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि इसका क्या वॉल्यूम रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि अगर अपने पास रिएक्शन जो है, जैसे पहला वाला रिएक्शन था, दोबारा लिख लेते हैं कि PCl5 है, यहाँ से अपने पास क्या आया PCl3 आया और अपने पास Cl2 आया, और सारा का सारा अपने पास क्या है गैस है। तो अगर सबके सब गैस है तो जैसे अपन यहाँ पे बोल रहे थे कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रेट करके इसका 1 मोल बना रहा है, मतलब अपन ने बोला कि अगर सारे गैस है तो इसका 22.4 लीटर STP पे इसका 22.4, इसका भी 22.4 बनाएगा। तो एक तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मोल को डायरेक्ट वॉल्यूम से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे गैस है, तो PV इक्वल टू एनआरटी में वहां पे अप्लाई कर सकता हूँ। अगर अपने पास मान लो कि PV इक्वल टू एनआरटी से अपन देखें कि हम लोग क्या कर दें, टेम्परेचर को फिक्स कर दें, R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, और प्रेशर को भी अपन फिक्स कर दें, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली तरीके से अपने पास, जिस तरीके से अपने पास मोल में वेरिएशन होगा अगर सबके सब गैस हैं, तो वैसे ही अपने पास क्या होगा वॉल्यूम में भी वेरिएशन आएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरिएशन का मतलब अगर मोल डबल बन रहा है तो वॉल्यूम भी डबल बनेगी, मोल ट्रिपल बन रहा है तो वॉल्यूम भी ट्रिपल बनेगी, जो भी तुमने रिएक्टेंट ले रखा हुआ उसके हिसाब से। तो अगर सारे गैस है या रिएक्शन में जितने भी गैस है उनके लिए मैं मोल की जगह सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से भी बात कर सकता हूँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि सारे गैस होना चाहिए, तभी मैं PV इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से जा पाऊंगा और रिलेट कर पाऊंगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, तो जैसा चेंज मोल के लिए आएगा वैसा ही वॉल्यूम के लिए भी आएगा।
तो गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, और इस रिएक्शन में सारे ही क्या है, गैस है। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसका 5 लीटर लूंगा तो इसके 5 लीटर से इसका 5 लीटर बनेगा, इसका भी 5 लीटर बनेगा। या फिर कोई भी ले लो कि अगर इसका अपने पास x लीटर है तो इसके x लीटर से इसका भी x बनेगा, इसका भी x बनेगा। दूसरी रिएक्शन अपन ले लें कि N2 प्लस 3H2, यहाँ से अपने पास क्या बना 2NH3। तो यहाँ पे भी सारे गैस है एक तरीके से, नाइट्रोजन भी गैस होता है, हाइड्रोजन भी गैस होता है, NH3 भी अपने पास गैस होता है। तो गैस है तो गैस के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। जिस तरीके का वॉल्यूम में वेरिएशन आएगा वैसा मोल में भी आएगा, जैसा मोल में आएगा वैसा वॉल्यूम में भी आएगा। तो जब रिएक्शन में सारे ही गैस रहेंगे तब अपन डायरेक्ट वॉल्यूम में भी बात कर सकते हैं कि अगर मान लो कि अपने पास इसका 10 लीटर था, मोल वाइज तो अपन क्या बोलते हैं कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रेट करके इसका 2 मोल बनाता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग हो गया। तो अगर अपन 2 मोल लेंगे तो इसके 6 मोल चाहिए होंगे और इसके 4 बनेंगे। तो वॉल्यूम वाइज भी अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं ऐसे बोलूंगा अगर इसका अपने पास 10 लीटर है तो इसके 10 लीटर के साथ इसका 30 लीटर रेट करेगा और इसका अपने पास 20 लीटर बनेगा। सर ये भी लेकिन समझ में आई क्या? सर वो एक्वस है और सॉलिड ही दिया हुआ है और बस H2 है जो वो गैस में है। हाँ, तो वहां पे ये कंसेप्ट नहीं लगेगा ना, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहां पे अपने को मोल वाइज जाना पड़ेगा। तो उसने भी तो पूछा है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, तो अभी देखेंगे ना अपन। पहले ये वाला कंसेप्ट तो समझ लो, समझ में आया क्या? समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो जब गैस रहेगा या दो ऐसी स्पीसीज के बारे में अपने को बात करना है जो दोनों गैस हैं, तो जैसे अपन मोल में वेरिएशन दिखाते हैं वैसे ही वॉल्यूम के लिए भी दिखा सकते हैं। जैसे अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से बोलते हैं तो वैसे अपन वॉल्यूम के लिए भी बोल सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे बोला इस वाले केस में कि इसका 10 इसके 30 के साथ रेट करके इसका 20 बनाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ये अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम आएंगे इस टाइप के, कि वहां पे वो क्या करेगा, वापस PV इक्वल टू nRT से अपन जाएंगे। इक्वेशन वही रहेगी, जब गैस में सब कुछ गैस में रहेगा तभी अपन जनरली इस कंसेप्ट को यूज करते हैं कि वो कभी क्या करेगा, वॉल्यूम को फिक्स कर देगा, टेम्परेचर को फिक्स कर देगा, आर तो वैसे कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो जैसे वेरिएशन की बात अपन मोल के लिए करते हैं ना, वैसा वेरिएशन अपन प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं। तो जैसे अपन यही वाला रिएक्शन हो गया, तो अपन इसमें बोल रहे कि मोल जो है 1:3 में रिएक्ट कर रहा है और इसका 2 बना रहा है। तो अगर अपन मान लो कि इसका प्रेशर अपन ने ले रखा है, मतलब इस जो भी मोल ले रखा है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आ रहा है मान लो कितना है 3 atm। तो इसके 1 के साथ इसका 3 करता है, तो प्रेशर के लिए अपन सेम बोल सकते हैं कि इसका 3 atm प्रेशर रहेगा तो इसका 9 atm होना चाहिए। और फिर उसका अपन ने देखा कि 1 से 2 आ रहा था तो 3 से इसका कितना अमाउंट आएगा, जितना भी उसके करस्पॉन्डिंग 6 atm प्रेशर क्रिएट होगा। तो ऐसा भी अपन कर सकते हैं, लेकिन ये अपने पास मेन केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज होता है, तो वहां पे भी अपन इसको दोबारा से डील करते हैं। तो वहां पे बताने वाला था मैं, लेकिन सवाल आ गया तो देख लिया अपन ने। तो बेसिकली तुमको ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम और प्रेशर में भी अपन स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अपन मोल के लिए करते हैं वैसे ही सेम टू सेम। या उस वॉल्यूम को या प्रेशर को मोल की तरह मान लो और स्टोइकियोमेट्री लगा दो, सही आंसर आएगा। लेकिन कंडीशन है कि सब क्या होनी चाहिए, गैस में होनी चाहिए, क्योंकि अपन PV इक्वल टू nRT से मोल को या तो वॉल्यूम के साथ रिलेट कर रहे हैं या मोल को अपन प्रेशर के साथ रिलेट कर रहे हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा वेरिएशन मोल में वैसे प्रेशर में है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। सर वॉल्यूम तो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, बॉयल्स लॉ के मोल हिसाब से। मोल तो मोल से रिलेट कर नहीं रहे हैं सर, ना। वॉल्यूम और प्रेशर का अगर रिलेशन बोले तो अपन ने अभी जब वॉल्यूम की बात कर रहे थे तो प्रेशर फिक्स कर रखा था, तो उसको अपन चेंज ही नहीं कर सर रहे वो हैं। आइडियल गैस इक्वेशन आई तो वहीं से है ना सर। तो वो तो एन ठीक है ना, सर लेकिन मोल और प्रेशर सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए ना उस हिसाब से। तो क्यों होनी चाहिए यार, मोल और प्रेशर इनवर्सली कैसे हो जाएंगे, अपन ने ये बात सर ये नहीं किया। पी अच्छा, सर ये पी तो उधर सर तब आया ना जब हमने रीअरेंज किया है ना पी को सर। इक्वेशन तो बनती है V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। नहीं, इक्वेशन तो अपन ने सीखा ही नहीं कहाँ से बनती है। इसको तुम बस अब सोच सकते हो ऐसे कि जैसे मान लो कि अपने पास एक कंटेनर है, अगर तुमको ये देखना कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N कैसे है, कि मैंने वॉल्यूम फिक्स कर रखा है, टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, मैंने कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने एक बार इसके डाले कितने N एटम्स या N मॉलिक्यूल जो भी है,
कैपिटल एन ले लेते हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कैपिटल एन यूज करते हैं कि एन अमाउंट में उसका वैल्यू डाल दिया। एटॉमिक गैस है तो एटम, मॉलिक्यूलर गैस है तो मॉलिक्यूल। एन एटम्स अपन ने ऐड कर दिए या फिर एन मॉलिक्यूल्स अपन ने ऐड कर दिए, जो भी है। अब इसमें अपन ने मान लो कि 2n ऐड कर दिए, तो अपन बोलते हैं कि प्रेशर क्यों आता है? प्रेशर आता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कंटेनर है उसकी दीवार के साथ जाके कोलाइड करेंगे, उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो कंटेनर की जो वाल्व है, वॉल्स है, उनके साथ ज्यादा कोलिजन्स होगी तो ज्यादा प्रेशर आएगा। अगर अच्छा, कम ओके रहेगी तो सर, कम ठीक। प्रेशर होगा। तो ये भी अपने सीखा कहाँ है, पीवी इक्वल टू एनआरटी कहाँ से आया? ये तो गैसियस स्टेट में अपन सीखेंगे। ओके सर। हाँ चलो, तो ये था अपने पास। अब इस कंसेप्ट को अपन इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं 15 वाले में। तो देखो 15 में अपने को क्या बोल रहा है, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर जी। अच्छा अभी आ रहा है क्या आवाज? यस सर। ओके, तो मैं ये बोल रहा था देखो कि अपने पास क्या है, इसने पहले ऑप्शन में ये बोला है कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से मैंने पहले तो अमाउंट लिखा है इनका, कि इसका 2 मोल एल्यूमिनियम का 6 मोल HCl के साथ रेट करके 2 मोल बनाएगा एल्यूमिनियम 3+ का, 6 मोल बनाएगा अपने पास Cl- का, और 3 मोल बनाएगा अपने पास इसका H2 का। तो अपने को पहले ऑप्शन में गिवन है क्या, हाँ, कि 3 लीटर H2 प्रोड्यूस करने के लिए अपने को 6 लीटर इसका चाहिए होगा। तो अभी अपन ने देखा था कि अपन जैसे मोल के लिए अपन बोल रहे हैं कि इसके 3 मोल के लिए इसके 6 मोल चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए अपन तभी बोल पाते जब अपने पास दोनों क्या रहते, गैस रहते। तो अभी तो एक तरीके से एक गैस है और एक क्या है, एक्वा सॉल्यूशन है, उसको तुम लिक्विड की तरह मान सकते हो। तो ये स्टेटमेंट अपने पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अगले में अपने को बोल रहा है कि 33.6 लीटर H2 गैस। तो H2 गैस है, इसका वॉल्यूम अपने को गिवन है 33.6, मतलब इसका कितना हो गया 1.5 मोल एक तरीके से। तो इसके 1.5 मोल is produced regardless temperature and pressure for every mole of that reacts. नहीं, 33.6 liter H2 is produced regardless temperature and pressure for every mole that reacts. अच्छा, कि अगर एक मोल भी रिएक्ट करता है, मतलब देखो ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक मोल अगर इन दोनों का आपस में रिएक्ट किया
या ऐसे मान लो कि एल्यूमिनियम का अपने पास एक तरीके से 1 मोल रिएक्ट किया, और दोनों का मिला के जो भी कंपोजिशन है अगर वो आपस में रिएक्ट कर गया लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा कि अगर 1 मोल रिएक्ट किया है लिमिटिंग रिएजेंट का, तो इसके 1 मोल से अपने को पता है कि जैसे एल्यूमिनियम को अपन मान ले वैसे भी उसके ही कम मोल चाहिए अपने को, 2:6 में चाहिए, तो इसके कम चाहिए होंगे, तो इसी के हिसाब से अपन देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम के 2 से अपने को H2 के 3 मिलेंगे, तो अगर 1 मोल इसका रिएक्ट कर रहा होता तो इसका कितना मिलता अपने को 1.5 मोल। तो अभी बोल रहा है कि ये 1.5 मोल तो अपने को मिल गया 1 मोल एल्यूमिनियम के रिएक्ट करने से, और ये बोलना चाह रहा है कि 1.5 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगी वो 33.6 आएगी, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो चाहे कोई भी प्रेशर हो। तो वो तो तब होता था जब एसटीपी कंडीशन होती थी, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर एसटीपी होती तब अपन बोलते कि 33.6 लीटर प्रोड्यूस होगा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्या है, 67.2, दैट इज डबल हो जाएंगे अपने पास, 3 मोल हो जाएंगे इसके H2 के। तो ये अपने को बोल रहा है कि 67.2 लीटर H2 एट STP इज प्रोड्यूस। तो STP पे तो सही बात है कि इसका अपने पास क्या रहेगा 3 मोल रहेगा उस वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग, इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो हर मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए। तो अब ये तो गलत हो गया ना कि हर मोल के लिए तो 3 मोल नहीं आएंगे, क्योंकि 2 मोल से अपने पास क्या बन रहे 3 बन रहे, तो एक अगर रिएक्ट करेगा तो एक से तो अपने पास 1.5 ही बनेगा, और 1.5 के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आती है एसटीपी पे वो 33.6 लीटर आती है। तो थर्ड वाला भी गलत हो गया। फोर्थ में अपने को बोला है कि 11.2 लीटर H2 गैस एट STP इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड। तो जब पहले तो अपन निकाल ले कि जब HCl का अपने पास क्या होता है 6 मोल रिएक्ट कर रहा है, HCl का जब अपने पास 6 मोल जा रहा है तो इसके 3 बन रहे हैं, तो जब इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा HCl का तो इसका अपने पास क्या बनेगा हाफ मोल, और हाफ मोल के करस्पॉन्डिंग अगर अपन STP पे देखें तो वॉल्यूम अपने पास कितना आएगा 11.2 लीटर एट STP। तो फोर्थ वाला सही है। समझ में आया क्या क्वेश्चन? यस सर, यस सर। बस एक बार सेकंड का क्या था वो? सेकंड का क्या था, देखो सेकंड में ये अपने को बोलना चाह रहा है कि अपने पास जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, सिंपली तुम इसको ऐसा समझो टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देखो वही तो लिखा उसने कि 33.6 लीटर H2 इज प्रोड्यूस रिगार्डलेस टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहीं से गलत हो गया इतने में कि जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ऐसा तो नहीं होता इस वजह से करेगा क्या, करेगा। डिपेंड तो करेगा ही ना यार, प्रेशर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा और क्या है 15 के अलावा, मैं भूल गया कौन कौन सा बोला था तुमने। सर 19 में 18 भी बोला अच्छा था। 18 भी बोला था। सर 19 में क्या है 19 में आंसर आ गया है, लेकिन डाउट है मुझे क्या, सर 19 में वॉल्यूम निकालेंगे डेंसिटी के हिसाब से, तो फिर वो 1000 से कम कैसे आ रहा है, क्योंकि 1000 ग्राम 1000 ml से ज्यादा आना चाहिए मतलब वॉल्यूम। मतलब सर डेंसिटी दिया, मास बाय वॉल्यूम करोगे ना। यस सर। अच्छा पहले तुमने मास जो लेना है कितना लिया है तुमने, 1120 ग्राम उनका मास तो कितना हो जाएगा अपने पास, यूरिया का मास और पानी का मास मिला के हो जाएगा। हाँ तो सॉल्यूशन का मास लोगे ना एक तरीके से। यस सर। तो ये अपने पास कितना जाएगा 1120 डिवाइडेड बाय 1.15। यस सर, तो वो 1000 से आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन पे कुछ 900 हाँ तो कम क्यों नहीं आ सकता, ये चीज मैंने पढ़ाया था वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करेगा एक तरीके से NaCl डालने के बाद किस तरीके के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे बन रहा है, किस टाइप का बॉन्ड वहां बन रहा है NaCl और H2 मॉलिक्यूल्स के बीच। ओके सर, बस थैंक यू। तो 18 की अगर अपन बात करें, देखो कि ये 15 हो गया, तो अच्छा सवाल था 15 फिजिकल स्टेट को लेके, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जिन पे लोग ध्यान नहीं देते, तो इस क्वेश्चन को अगर कोई अच्छे से समझ लेगा तो उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। हाँ तो 18 अपने पास है, तो इसमें बोल रहा है कि द मोलालिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन विच 0.01 ग्राम यूरिया इज एडेड टू
डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट STP। तो अपने को क्या करना है, मोलालिटी निकालना है। तो M इक्वल टू अपने पास क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज यूरिया डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो सोलवेंट का अपने को वॉल्यूम गिवन है वाटर का 0.3 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, तो इतना लीटर गिवन है। और अपने को पता है कि अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है तो वाटर का डेंसिटी अपन लेते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो उसको पहली बात मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 300 मिलीलीटर। हाँ, तो वाटर का तुमको मास चाहिए क्योंकि सोलवेंट है, तो अपने को डेंसिटी पता है 1, वॉल्यूम पता है 300, तो यहाँ से मास आ जाएगा कि मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा 300 ग्राम दैट इज 0.3 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम ग्राम किलोग्राम, गलती से लिख दिया। ये वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो सॉल्यूट के मोल निकालने तो उसका मास गिवन है, तो आसान था ये तो। एटीन हो गया, ठीक है। इसका आ जाएगा जो भी आएगा आंसर। और कौन सा है, अच्छा आगे तो देखना पड़ेगा। 21 टू कितने 35 पूरे बता दो। तो 21 22 21 इन 22 ठीक है। और 23 33 ओके। 23 23 ओके ठीक है। और कुछ है 26 भी बता दें। 26 भी बता देंगे। 21 22 23 26 इसके अलावा 33 भी बता देंगे ठीक। 34 भी बता देंगे। और न्यूट्रलाइजेशन आ गया इसमें, अच्छा हाँ ये से क्वेश्चन किए तो अपन ने। और किसी का कुछ है? नो सर ओके, तो पहला है अपने पास 21। तो देखो इसमें थोड़ा तुमको हार्डनेस वाले के बारे में थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा, इसमें नहीं हुआ होगा। तुमको क्या बोला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कमर्शियल रेशिन यूज्ड फॉर एक्सचेंज ions in the water softening is this. Molar mass दिया। What would be the maximum take up of Ca+2 ion by the resin when expressed in a mole per gram resin? अच्छा देखो पहली बात तो क्या बोल रहा है कि मोल, इसको समझना पड़ेगा पर ग्राम ऑफ रेसिन। और जो अपने को रेसिन गिवन है, अगर उसका मैं 1 ग्राम ले लेता हूं तो कितने ग्राम Ca+2 को, कितने मोल Ca+2 का रिप्लेस करा पाता है। अच्छा पहले तुम ये समझो, उसको बोल रहा है कि अपने पास वाटर सॉफ्टनिंग, तो हार्ड वाटर है तो सुना होगा तुमने। यस सर हाँ, तो देखो प्रोसेस क्या हो रहा है, ये अपने पास एक चैप्टर में आएगा हाइड्रोजन में, तो जेई का क्वेश्चन है तो मिक्स आता है, तो इसलिए वो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है कुछ लोगों को। तो एक तरीके से हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर जो होता है अपने पास, इसके पीछे रीजन होता है Ca+2 और Mg+2 के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर हार्ड वाटर की तरह बिहेव करता है। हार्ड वाटर मतलब जिसमें तुम अगर साबुन वगैरह डालते हो तो फूलता नहीं है, साबुन हो गया, सरफ हो गया, उन सब डिटर्जेंट वगैरह, तो उसको अपन हार्ड वाटर बोलते हैं। तो वहां पे क्या होते हैं Ca+2 और Mg+2 के कुछ सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से अपने पास इस तरीके से वो बिहेव करता है। पीछे क्या रीजन है वो सब अपने पास आगे की बात है। तो सिंपली अभी ये समझना है कि हार्ड वाटर मतलब अपने पास उसमें या तो Ca+2 रहेगा या फिर Mg+2 रहेगा। तो अभी Ca+2 की बात कर रही है। अभी बोल रहा है कि अपने को इस वाटर को सॉफ्ट करना है, इसके लिए उसने कोई एजेंट यूज किया है जो कि है अपने पास C8H7SO3Na। तो इसका अपन यूज करके इसको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कब होगा, जिसकी वजह से हार्डनेस थी वो हट जाए यहाँ से। तो किसी तरीके से अपन Ca+2 को यहाँ से हटा दे। तो जो Ca+2 है वो यहाँ पे एक तरीके से जो Na+ है ना, इससे रिप्लेस होगा कि Ca+2 जो है Na+ से रिप्लेस हो जाएगा। तो जब Ca+2 चला जाएगा तो यहाँ पे उसकी जगह Na+ आ जाएगा।
अब अगर ध्यान से देखो इस सर ये मोलिक्यूल कैसे को, पता चला कि Na से रिप्लेस होगा? ये पढ़ते हैं ना अपन, इसलिए मेरे को याद है, ये अपन देखेंगे आगे। सोप, वो बता रहा हूँ कि हार्ड वाटर को सोप में कन्वर्ट करना है, तो Ca+2 को तुमको वाटर से निकालना है बाहर। ठीक है ठीक है। हाँ, तो Ca+2 को निकालने के लिए अपन ये कंपाउंड यूज कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड का काम ये होता है कि Ca+2 को Na+ से रिप्लेस करा देगा। ये इंफॉर्मेशन है, मतलब एक तरीके से। आगे पढ़ेंगे अपन, अलग अलग मेथड आते हैं वाटर को, हार्ड वाटर को सोप वाटर में कन्वर्ट करने के 4-5 मेथड है, वो आएंगे। वही बोल रहा हूँ ना कि जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो मिक्स आ गया वो। तो यहाँ पे अपने पास देखो, इसको देखूं अगर मैं, तो इसमें क्या C8H7SO3 माइनस Na+। तो जब अपने पास कैल्शियम+2 निकलेगा ना, तो वो ये वाला कंपाउंड बनेगा, मतलब इस एनाइन के साथ जाके ये अटैच हो जाएगा। जो भी रिएक्शन होगा उसके थ्रू आयन एक्सचेंज रिएक्शन होती है, उसमें वर्ड भी आ रहा है आयन एक्सचेंज, देखो लिखा हुआ है उसमें, यूज फॉर एक्सचेंजिंग आयन। तो अभी जब ये निकलेगा Ca+2, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा C8H7SO3 का होल ट्वाइस Ca। तो अगर कंप्लीट रिएक्शन को तुम समझो ना, तो ये रिएक्शन हो रही है कि अपने पास Ca+2 है, रिएक्शन समझाना था मेरे को। उसमें अपन एक तरीके से ये डाला C8H8SO3Na, तो यहां से बन गया ये, और साथ में अपने पास Na+। देखो ये होगा क्या, ये कंपाउंड बना के पानी के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, और तो पानी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, तो पहले जो Ca+2 घुला हुआ था वो बाहर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 तुम्हारे पास आ जाएगा Na+। ये रिएक्शन समझ में आएगा मैंने कैसे लिखी है? यस यस। हाँ, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसका 1 ग्राम लेता हूँ, सिंपली क्वेश्चन यही है, उसने जो बोला था कि Ca+2 का कितना मोल रिप्लेस होगा पर ग्राम ऑफ रेसिन से, मतलब अगर मैंने इसका 1 ग्राम लिया है तो कितना Ca+2 वो हटा पाएगा, सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो इसका 1 ग्राम है, तो मोल कितने हो जाएंगे, एक तरीके से मोल अपॉन मोलर मास। मोलर मास गिवन अपने को 206, सो 1 तो ग्राम कितने मोल है, अच्छा मोलर मास गिवन है ना 206। हाँ, तो इसके इतने मोल के साथ कितना Ca+2 रिएक्ट करेगा, ये बात करना अपने को। ये रिएक्शन से पता चल रहा है कि इसके 1 मोल के साथ इसका 2 रिएक्ट करता है, या उल्टा बोल दे कि 2 के साथ इसका 1 रिएक्ट करता है, तो हाफ अमाउंट रिएक्ट करता है। तो 2 के साथ 1 है, तो 1 के साथ कितना जाएगा, 1/2। अभी अपने को बात करना है कितने के लिए, 206 के लिए, तो ये हो जाएगा अपने पास, तो कितना जाएगा 412, तो 1/1। अच्छा, फोर्थ वाला ऑप्शन समझ में आ गया? हाँ, तो ये हो गया अपने पास। एक मिनट, कहाँ गई? ये जो कंपाउंड बना है जो कंपाउंड बना है उसका नाम क्या है यार, नाम तो मेरे को भी ध्यान नहीं है अभी, तो फिलहाल तो आएगा ही आगे, मतलब भूल गया मैं भी एग्जैक्ट, एकदम से ध्यान नहीं आएगा। कहाँ गया यार, जो मॉड्यूल खुला हुआ था, एक मिनट, रीडर मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज। हाँ, फिर 21 था, 21 के बाद क्या है, 22 भी है ना, तो ये भी देख लो। अच्छा, मैं एक और चीज बता रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन पता है कभी कभी ऐसे भी दे देगा। अपन ने क्या बोला था कि Ca+2 का क्वेश्चन, मतलब ये बोल रहा था कि Ca+2 का मोल पर ग्राम रेशियो निकालना है। अगर इसको पर ग्राम रेशियो की जगह कर दे पर मोल रेशियो, तब फिर तुमको क्या मानना पड़ेगा कि इसका अपने पास 1 मोल है, फिर इसके 1 मोल से इसका कितना आएगा, हाफ मोल। तो हाफ मोल की करस्पॉन्डिंग मास पूछ सकता है। तो छोटा, मतलब ये मैंने कहीं पे देखा है क्वेश्चन, मतलब किसी पेपर में उसने दिया था, इसमें मैं बता दे रहा हूँ। मतलब उसने सेम क्वेश्चन दिया था, बस लास्ट में एक चीज चेंज कर दी थी कि जैसे अपने पास क्या है पर ग्राम रेसिन है, तो उसने पर मोल रेसिन कर दिया था, और बाकी थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया होगा, फिर मास हटाया होगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, मास से गिवन ही नहीं, हाँ। तो उसने फिर क्या पर मोल रेसिन कर दिया था, तो पर मोल करते फिर 1 मोल के हिसाब से तुमको चेक करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी अगर मान लो कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए और तुमको लगे कि अरे तो सेम ही क्वेश्चन है, ये ऑप्शन टिक कर देते हैं 1/412, तो गलत हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेना लास्ट में कि क्या पूछ रहा है वो।
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था तो इसलिए मेरे को याद आ गया। तो नेक्स्ट अपने पास 22 में बोल रहा है कि 8 300 Kelvin and 1 atm 50 ml of a gaseous hydrocarbon require इतना वॉल्यूम containing 20% O2 by volume for complete combustion. After the combustion gases occupy this. Assuming that water formed is liquid form, volume were measured at the same temperature pressure, and formula of the hydrocarbon is okay. तो देखो इसको वही मान लो कि जनरल मान लो कि C6H5 है, जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है इसका आंसर आता नहीं है, बोनस हुआ था शायद। तो यहाँ पे अपने पास क्या बनेगा XCO2 प्लस Y/2 H2O। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा X प्लस Y/4 O2। ठीक है, तो देखो अपने को पास क्या है कि इसका अपन ने, अच्छा देखो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, इसका अपने बोला है लिक्विड है। तो अब इसने सारी चीजें ना वॉल्यूम में बात की है, तो जो स्टोइकियोमेट्री बोला था वाला कंसेप्ट में यहाँ पे लगा सकते हो कि इसका अपने पास क्या है 15 ml है। तो अगर मोल के हिसाब से अपन बात करें तो अपन क्या लिखते हैं कि इसका 1 मोल जो है x और y की जो भी वैल्यू रहेगी तो x प्लस Y/4 मोल ऑफ O2 के साथ रेट करेगा, तो x मोल बनाएगा किसका, इसका, और Y/2 मोल बनाएगा किसका, H2O का। अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो मैं इन तीनों के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन इसके लिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये लिक्विड है। तो वॉल्यूम वाइज अपन ये लिख सकते हैं कि अगर इसका 1 लीटर है या 1 मिलीलीटर है, जो भी लो यूनिट, तो वो इसके x प्लस Y/4 लीटर या मिलीलीटर के साथ रेट करेगा, और इसका कितना बनेगा, x लीटर ही बनाएगा, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो ऐसा भी अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन जो जो गैस रहेगा उसी के लिए बोल पाएंगे। अगर लिक्विड सॉलिड आएगा तो उनके लिए नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये मोल जो है वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ गैस के लिए। तो मोल वाला तो अपन हमेशा बोल सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम वाला या प्रेशर वाला सिर्फ गैस के केस में। तो ये हो गया अपने पास कि इसका 15 ml है, और अपने को बोला जा रहा है कि अपन जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, एयर से ले रहे हैं। हाँ, ये x प्लस y/4 कैसे आया? ये तो बैलेंस किया है ना यार। सर ये क्या चीज, मोल ये बैलेंस करना सिखाया तो था एक जगह यार। हाइड्रोकार्बन मान लो C, इसे ये x y, मतलब जब भी हाइड्रोकार्बन बारे में पता नहीं ना, तो XY अपन ने मान के कर रहे हैं, X और Y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ओके सर। हाँ, सर मैं बता दीजिए सर, बैलेंस कैसे? तो बैलेंस कैसे करना है, ठीक है, ये बता देते हैं पहले कि CXHY है, यहाँ से अपने पास O2 है, तो ये अपने पास बना क्या CO2 प्लस H2O। हाँ, तो देखो मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन अपने पास होता है, तो उस हाइड्रोकार्बन का अगर अपन कंबशन कराते हैं, मतलब O2 के साथ अगर अपन रिएक्शन कराते हैं, तो अपन प्रोडक्ट बनाएंगे हमेशा CO2 और H2O। जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा तो प्रोडक्ट फिक्स है कि CO2 और H2O बनेगा। इसको बैलेंसिंग करने के लिए भी एक पर्टिकुलर तरीका फॉलो कर सकते हो कि सबसे पहले अपन कार्बन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितना है X, तो इधर भी कितना होना चाहिए X, तो ये हो गया बैलेंस कार्बन। पहले कार्बन को किया, फिर बैलेंस करते हैं अपन हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इधर कितना है Y, इधर भी कितना होना चाहिए Y, तो 2 हाइड्रोजन थे तो इसको कर दो Y/2, तो क्या हो गया Y बन गया ना वो। यस तो पहले कार्बन को करना होता है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है, तो ये अपन ने कर दिया। अब जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि अननोन हाइड्रोकार्बन, तो अपने को मानना ही पड़ेगा XY इस तरीके से कि हाइड्रोजन कार्बन X है और हाइड्रोजन Y है। अब लास्ट में बैलेंस करते हैं अपन ऑक्सीजन को, तो हमेशा ये तरीका फॉलो करना है, पहले कार्बन को, फिर हाइड्रोकार्बन को, सॉरी हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को, जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा। अब ऑक्सीजन देख लो इधर कितना है, क्योंकि इधर तो 2 ही है, और इधर देखोगे तो 2x ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा और Y/2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 2x और Y/2 मिला के 2x प्लस Y/2 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x बन गया,
y/2 अपने को बनाना है तो 2 ऑलरेडी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, y/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार। तो x + y/4 आ गया, ये समझ में आ गया? यस यस तो इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ये जनरल इक्वेशन यही होता है कि CxHy प्लस x + y/4 O2, वहां से क्या बनेगा xCO2 + y/2 H2O। हाँ, तो यही अपने पास तो इसी के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं कि अगर अपन अभी बात करें तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी फिलहाल के लिए ये है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फिलहाल के लिए ये है, इसके लिए x है और इसके लिए सर अब y/2 हो जाएगा सर। हाँ, तो ये तो हो गया अपने पास वॉल्यूम के हिसाब से अपने को बात करनी, क्योंकि उसने H2 तो सेपरेट ही कर दिया है। वैसे हाँ, देख लेते हैं। अब इसने बोला है कि जो अपने पास O2 आ रहा है वो एयर से आ रहा है, और इसने दिया है कि अपने पास 375 ml है, अपन ने जो एयर का यूज किया है, और उसका परसेंट अपने को गिवन है कितना 20%, मतलब इसमें क्या है O2 है, तो O2 का वॉल्यूम तो इसमें क्या है टोटल का 20 ही है, तो 375 इंटू 20/100 इतना O2 का वॉल्यूम है अपने पास। तो ये जो भी आएगा निकाल के देखो, किसी ने निकाला हो तो 37.5 इंटू 2 हो जाएगा, तो 37 मतलब हो गया 75 ml। तो O2 जो है अपने पास 75 ml है। यस यस हाँ, तो ये 75 ml अपने पास रिएक्ट कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके 1 लीटर के साथ इसका इतना रिएक्ट कर रहा था स्टोइकियोमेट्री को यूज करके। तो 1 लीटर के साथ या 1 मिलीलीटर बोलो, एक ही बात है, यूनिट तो देख ही लोगे कि 1 मिलीलीटर के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से x + y/4 मिलीलीटर रिएक्ट कर रहा है। तो ये दोनों गैस है, तो मैं वॉल्यूम में डायरेक्ट बात कर ले रहा हूँ। तो 15 ml के साथ इसका कितना रिएक्ट करेगा, x + y/4 इंटू 15, और यही चीज अपने पास क्या होगी 75। तो एक इक्वेशन तो अपने पास यहां से बन जाएगी। दूसरा इक्वेशन जो है, एक और इंफॉर्मेशन अपने गिवन है कि आफ्टर कंबशन गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml। तो कंबशन के बाद जो गैस मतलब जो गैसें हैं वो क्या ऑक्यूपाई कर रही है, अच्छा इसने ठीक है हाँ, कंप्लीट कंबशन ठीक है। आफ्टर कंबशन जो गैस है वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 330 ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आफ्टर कंबशन अगर अपन बात करें तो एक तरीके से अपने पास क्या होगा कि ये कंप्लीट कंबशन हो रहा तो ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या अपने पास, एक तो CO2 बचेगा क्योंकि ये गैस बनेगा, तो ये तो रहेगा ही। H2 तो लिक्विड है तो उसका तो वॉल्यूम अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे, और साथ में जो ये अपन ने एयर लिया था कितना 375, तो अभी तो 375 में से 75 ही तो रिएक्शन में गया है, वॉल्यूम लेफ्ट भी तो बचेगा कुछ, कितना 300 ml। एयर का भी कितना बचा हुआ होगा 300 ml बचा हुआ होगा। हाँ, तो ये चीज मुझे समझ में आएगा जो बता रहा था जब, बहुत हो गया कि इसने बोला कि अपने पास रिएक्शन के बाद जो वॉल्यूम बचेगी गैस की वो कितना है 330 ml। सर एक चीज नहीं तो सर हाँ बोलो, सर एक चीज क्या नहीं नहीं सर समझ में 1 आया? ml के लिए आपने कैसे लिख दिया सर 1 ml के लिए आपने कैसे लिख दिया x + y/4 अरे ये स्टोइकियोमेट्रिक x + कोएफिशिएंट से अपने y/4 देखा ना, देखो अच्छा इधर अपने जो किया था ये देखो अपने पास ये क्या था, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, मतलब इसका 1 मोल जो है इसका कोएफिशिएंट एक तरीके से ये होगा ना x + y/4। तो मोल होगा ना ml थोड़ा ना, तो मोल होगा तो ये ना दोनों ml थोड़ा गैस है ना, एक वही तरह से समझा रहा हूँ, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो गैस के लिए तो क्या रहेगा, मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ गए। हाँ, क्योंकि उसने देखोगे तो लिखा होगा कहीं ना कहीं कि प्रेशर और टेम्परेचर अपने को सेम मान के चलना है, तो नहीं लिखा होगा तो क्योंकि वो देखो लास्ट में लिखा हुआ है प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम है क्योंकि मोल में बात ही नहीं करना चाह रहा, पूरा बात वॉल्यूम में करना चाह रहा है। तो गैस के लिए अपन वॉल्यूम में भी कर सकते हैं, जो अपन अभी समझ रहे थे। अब क्लियर है क्या? यस हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि रिएक्शन के बाद वो बोल रहा है कि अपने पास जो गैस बची है उसका अपने पास कितना है 330 ml है। तो 330 ml का मतलब अपने पास क्या है कि रिएक्शन के बाद पहली बात तो ये कि बचेगा क्या क्या, तो मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक तो CO2 बनेगा एज अ प्रोडक्ट, तो ये तो बचेगा ही CO2 तो।
साथ में अपने पास रिएक्शन में बोला है कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है मतलब रिएक्टेंट दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ना तो O2 बचेगा ना हाइड्रोकार्बन बचेगा, क्योंकि दोनों गैस थे, तो दोनों तो रिएक्शन के बाद खत्म हो गए। तो पूरा 330 CO2 का नहीं है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एयर भी लिया था कितना 375 ऑक्सीजन के लिए, तो 375 में से 75 ही ऑक्सीजन का था, तो 300 तो अभी भी ऐसे ही बचा हुआ होगा ना, क्योंकि उसमें या तो N2 होगा या हीलियम होगा, कोई दूसरी अदर गैसेस होगी जो यहाँ पे यूज नहीं हो रही है। तो एक तरीके से जो एयर बचा उसका 300 था, जो 330 लास्ट में बचा उसमें से वो 30 किसका होगा, वो 30 होगा एक तरीके से CO2 का। ये समझ में आया क्या? यही यहाँ पे समझने की चीज थी। अरे समझ में आया, 30 CO2 का बचेगा। ये बताइए एक बार दोबारा, ये बताइए एक बार दोबारा। तो देखो इसमें लाइन पढ़ो पहले, तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml, कि कंबशन के बाद मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 330 ऑक्यूपाई कर रहा है जो भी गैस बची है। तो अपने को ये देखना था कि कंबशन के बाद कौन कौन सी गैस बचेगी। तो कंबशन कंप्लीट हो रहा है, तो कंप्लीट कंबशन मतलब रिएक्टेंट तो जो होते वो तो खत्म हो जाएंगे, मतलब ये भी खत्म और ये भी खत्म, CXHY और O2 दोनों खत्म हो गए। तो रिएक्शन के बाद CO2 तो प्रोडक्ट है, तो ये तो बचेगा ही सही। और साथ में एक और चीज जो ध्यान देने वाले थे जिसको भूल सकते हैं लोग, वो ये था कि अपन ने जो एयर लिया था O2 के लिए, उसका वॉल्यूम लिया था कितना 375, और 375 में से जो 75 था वो था किसका, O2 का। तो 75 तो चला गया O2 की फॉर्म में रिएक्शन के अंदर, तो वो तो यूज हो गया। तो लेकिन 300 तो बचा होगा ना, वो तो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, तो 300 ml unused है, 3 हाँ ये अनयूज्ड है जो एयर का बचा हुआ है। तो 300 इसका बचा हुआ है और टोटल वो बोल रहा है कितना है 330 है, तो 330 में से 300 इसका है, तो 30 किसका बचा होगा, CO2 का रहा होगा ना। अब समझ में आया क्या? अरे अभी क्लियर हुआ? यस सर। हाँ Yes, तो sir. एक तरीके से अपने पास जो है CO2 का कितना था 30 ml बना होगा। तो वापस वही बात आ गई अपने पास कि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपन देखें तो इसका अपन बोल रहे थे कोएफिशिएंट 1 है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके 1 मोल से इसके x मोल बनते हैं। तो वॉल्यूम वाइज अगर अपन बात करें तो अगर इसका अपने पास 1 ml है तो इसके 1 ml से इसका x ml बनेगा, ठीक है। अभी अपन ने ले रखा है कितना 15 ml, तो 15 ml से अपने पास कितना बनेगा 15 XML बनेगा, और जो कि अपने पास कितना आ रहा है 30 ml, मतलब x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो x आ गया अपने पास। एक और इक्वेशन अपन ने पहले बनाई थी ये वाली, यहां से हमारे पास y भी आ जाएगा। तो ये था, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से तुमको सोल्व करना था। सर ये समझ x में आया उसमें क्या? c में पुट करेंगे, सर ये x उसमें c में पुट हाँ करेंगे। x इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मैंने अभी स्टार बनाया यहाँ पे, तो y आ जाएगा ना इससे। सर हाँ सर ऑप्शन में तो C2 है ही नहीं, ऑप्शन में तो C2 है ही नहीं। नहीं नहीं, ये शायद बोनस होगा, इसमें ऑप्शन तुम्हारा मैच ही नहीं करेगा जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। कि दिया है कोई ऑप्शन या अच्छा। बोनस कुछ होगा, ऑप्शन चेक करना। ऑप्शन नहीं है। हाँ ऑप्शन नहीं है ये, मतलब जब क्वेश्चन आया था तब मतलब इसको बोनस किया गया था, तो मैच नहीं करेगा ऑप्शन कोई भी। कभी कभी जेई में भी मिस्टेक्स हो जाती है। हाँ करना ऐसे था, समझ में आया क्या? 34th वाला बोनस है, 34th वाला बोनस है, 22nd का तो फर्स्ट आ रहा है, 22nd का तो दिया है फर्स्ट आ रहा है। यस सर वही कह रहा हूँ, यस सर वही कह रहा हूँ। फिर कौन से वाले का दिया है बोनस, इसके जैसा ही था एक यार। 34 उसका आंसर नहीं मैच हो रहा था, 34 उसका आंसर नहीं मैच हो रहा तो था। आंसर फिर नहीं कर रहा होगा, कुछ मिस्टेक होगी। करना तो ऐसे ही है, सब कुछ सही किया है अपन ने, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं, जो अपन ने किया वैसे ही करना है। बोनस वाले में क्या था सर, क्योंकि उसका आंसर मैच नहीं करना, तुमको क्वेश्चन सोल्व करना है यार, आंसर से क्या मतलब है। मतलब अगर सही तरीके से किया तो ठीक है, तुम वेरीफाई करा सकते हो बस। कुछ कुछ क्वेश्चन हो जाता है, देखो
कुछ क्वेश्चन तो होंगे जिसमें सीट के पीछे लिखा होगा बोनस, वो तो जेई, अगर जेई वाली एक्सरसाइज है तो वो जेई में ही मिस्टेक थी, इसलिए वो डायरेक्ट बोनस लिख देते हैं। जब भी अगर जेई का कोई एक्सरसाइज है उसमें बोनस लिखा है तो उसका मतलब है कि एग्जाम में भी उसमें बोनस मार्क्स मिले थे। और बाकी अगर कहीं पे दिक्कत आ रही तो हो सकता है कि जो टाइपिंग करते हैं वो लोग, उनको थोड़ी ना उतना मतलब, कुछ कुछ ही होते हैं जिनको पता होता है ये सब चीजों के बारे में, तो वो टाइपिंग करते हैं अपने हिसाब से, तो कहीं ना कहीं एरर आ जाते हैं, तो कुछ ना कुछ टाइप हो जाता है गलती से, तो वो सब सर दिक्कत आ बोनस वाले जाती है में वो किसी तो। ने अगर मार्क कर दिया तो बोनस वाले में किसी ने अगर मार्क उसको कर भी दिया नंबर तो मिलते हैं ना, चाहे गलत मार्क करो चाहे सही करो। सर उसका फायदा क्या है सर? दो चाहे उसका ना दो। फायदा क्या है मतलब सर? सर क्वेश्चन अरे गलत तो है, बोनस उसी जैसे को मतलब मिलता है ना क्वेश्चन जिसने गलत अटेम्प्ट है, किया है। जैसे अच्छा हाँ, अगर तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। जैसे स्कूल में होता है, जैसे स्कूल में होता स्कूल है, में क्या होता है? गलत होता है तो फिर उसके मार्क्स मिलते हैं पूरा, तो गलत सर होता है तो फिर एक चीज उसके मार्क्स बताइए, मिलते हैं पूरा। तो सर हाँ, एक चीज बताइए सर, हमें कैसे पता, मतलब मार्क क्यों करेंगे अगर आंसर ही नहीं आएगा तो? मार्क क्यों करेंगे अगर आंसर ही नहीं आएगा तो? अरे कुछ लोग कर देते हैं यार, सर ऐसे तो फिर कुछ लोगों को नेगेटिव मार्क्स, अपने सर आंसर ऐसे पे तो फिर भरोसा नहीं होता है जो नेगेटिव अपना मार्क। आ रहा है। सर तो सबको ऐसे केस सबको में करना क्या चाहिए? हाँ, ऐसे केस में फिर करना क्या चाहिए? करोगे क्या? एक बार तुमने सही निकाला, आंसर नहीं मैच कर देगा, वेरीफाई कर लो कि तुम इतने कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मतलब तुमने इतनी पढ़ाई की, तुमको लगे कि हाँ नहीं ये तो गलत, मतलब अपना गलत आ रहा तो भी सबका ही गलत होगा। एक क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लो कि क्वेश्चन में कुछ कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो मैं स्किप कर दे रहा हूँ जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, वो बेसिक बात है कि मतलब बच्चे का टाइम वेस्ट होता है अगर कोई तुम गलत क्वेश्चन दे रहे हो तो वो तो जो भी एग्जाम करा रहा है उसका बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर कुछ एरर रह रहा है तो इस टाइप का बहुत बड़ा एरर होगा, क्वेश्चन के ऑप्शन ही तुम नहीं दे पा रहे हो सही से। लेकिन अपने पास सेलेक्टिव टाइम है तो तुम ये कर सकते हो कि तुमने सोल्व किया तो एक बार तुम अपना सोल्यूशन दोबारा चेक कर लो, नहीं मैच कर रहा है तो एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, फिर तुमको फील होना चाहिए कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ तो सही है, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, ऐसे फील होना चाहिए और क्या। अब ये सब चीजें तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है, तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था तुमको, तो ये 1s ऑर्बिटल है, मतलब जो अपन बोलते हैं ना कि स्फेरिकल, तो इसका जो भी मतलब ये स्क्रीन नहीं तुम्हारे, उसका एकदम बीच में न्यूक्लियस को मानो, और 1s के जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से दिखेगा। तो तुम अगर डॉट देखोगे तो हर जगह तुमको हल्के हल्के डॉट दिख रहे होंगे। तो अपन जो ऑर्बिटल बोलते हैं ना, वो उस रीजन को बोलते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अपन लिखा था 90 to 75। तो अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक थ्योरी पढ़ेंगे, उससे ये सब डिराइव होता है, तो वो थ्योरी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो अगर तुम स्क्रीन पे एकदम सेंटर मानते हो तो तुमको एक स्पेयर दिखेगा जहां पे ग्रीन कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसी रीजन को अपन ऑर्बिटल बोलते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% होता है। तो इस तरीके से तुमको क्लाउड दिखता हुआ दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये 1s का अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका क्लाउड दिखेगा इस तरीके से कुछ around the proton called orbital. तो ये This देखो 3D में simulation दिखाया घूम depicts रहा the है अभी ये, orbitals तो ये of इस तरीके से closed घूम रहा है। points. ये 1s का है, The regions with हाँ the ये high 1s का है। density of points are those where the अभी तुमको electron 1s is 2s most में सिर्फ इतना probably. फर्क आएगा कि 1s का साइज छोटा होता है, 2s का बड़ा होता है, 3s का बड़ा होता है। उनमें और भी डिफरेंस होते हैं, नोड वगैरह होते हैं, अपन बाद में पढ़ेंगे तो उसके ऊपर अपन जाएंगे नहीं, बस साइज का फर्क होता है। बस मैं तो ऑर्बिटल दिखाना चाह रहा था क्योंकि ये वीडियो ज्यादा सही था, वैसे अपने पहले भी देखा था, तो इसमें ज्यादा अच्छा फील आएगा। तो इस तरह देखो, ये 1s का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, The ground state orbital is स्फेरिकल है, called 1s. इसमें राइट में लिखा हुआ भी आ The रहा है 1 1s। is the principal quantum number, which is तो जहाँ पे related ग्रीन to कलर की electron इंटेंसिटी दिख energy. रही उसके हिसाब से एक स्पेयर The एज्यूम s करो, उसी means को that अपन the क्या बोल रहे हैं, orbital quantum ऑर्बिटल। number L तो is तुमको equal ऐसे to इलेक्ट्रॉन 0. क्लाउड्स दिखते हैं अलग अलग। S orbitals have spherical symmetry. ये n equal to 2 के जो साथ सेंटर पे होगा दिखाएगा। वो क्या है, जो सेंटर पे होगा वो क्या क्या जी? The है, radius of the न्यूक्लियस है ना, second pole न्यूक्लियस है ना, हाँ सेंटर पे न्यूक्लियस है, सेंटर पे न्यूक्लियस है। हाँ, सेंटर पे न्यूक्लियस मानना है ना तुमको, अपन पढ़े थे एटम बीच में एडियम करते हैं The अपन। radius of the second Bohr orbit is 4 times the Bohr radius. ये 2s है, Orbital 2s corresponds to L equals 0. तो इसने पिंक कलर से As we दिखाया है, see, this मतलब 1s orbital 2s दोनों को एक occupies a साथ much दिखाया है, तो wider 1s region. छोटा है, 2s बड़ा है। Let's make orbital 1s अभी disappear 1 चला गया तो सिर्फ 2s बचा, तो इतना बड़ा and 2s है। display only a thin slice of orbital 2s. In this way, we notice a radial node. ये A रेडियल नोड जो distance है इसको भी तुम लेना देना at नहीं है which the कुछ, तो probability साइज का फर्क है quantum 1s number 2s L में। अच्छा on a देखो p आ line गया, along the x gives तो rise 2p to एक्सिस सा देखेगा, देखो इसको रोक के अपन, तो देखो डंबल बनता हुआ दिखाई देगा तुमको, ये है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो एक डंबल टाइप का अपन ने
जहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है वो बना लिया है। ये 2px है और जो रेड कलर वाला एक्सिस है इसको, मतलब जो रेड कलर वाले एक्सिस के लोग है तो उसको अपन एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, तो उसी पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलेंगे जो इस तरीके का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे, तो उनको अपन ने क्या बोल दिया, p ऑर्बिटल। ये देखो 3D में से घुमाएगा, ये y है, तो ये y एक्सिस के लोग हो गया। lies along the y-axis. ये z एक्सिस के लोग हो गया। Finally, this is the इसमें ज्यादा 2p अच्छा दिख रहा है। orbital. If we display all three तो ये orbitals तीनों at को the मिला same के अगर time, अपन the देखें complete तो ऐसा electronic दिखेगा, 2px 2py 2pz। तो एक तो ये पूरा मिक्स हो गया है, तो cloud becomes somewhat confusing, but shows a high degree of symmetry. तो इसी तरह 3 के लिए दिखाएगा। और तो अच्छा डी भी आएंगे इसमें आगे, तो डी वाले Tool देख लो number तुम, 0. एसपी तो अपन देख ही चुके हैं। देखो डी वाले भी आएंगे। हाँ ये Is the देखो 5 3D 3D XY है, orbitals. मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच इलेक्ट्रॉन This क्लाउड is the रहेगा, most popular one. 3 of them एक्स और वाई have के 4 बीच, lobes bisecting the और ये coordinate एक्स और axis. जेड के बीच डी एक्स जेड। इस तरीके देखो 4 डंबल है। ये डी वाई जेड हो गया, वापस वही वाई और जेड एक्सिस के बीच डंबल आ जाएंगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें The क्या है fourth कि one एक्सिस के ऊपर होगा, पहले बीच में थे इन तीनों, पहले तीनों वालों के लिए। has 4 तो lobes देख सकते, ध्यान along से x देखोगे तो and y एक्सिस के ऊपर axis. दिखेंगे। मैं ये वीडियो ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, तुम भी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। वो Finally, तुमको the कहीं fifth कहीं one पे has 2 नोड की बात करेगा, वो बात को तुम इग्नोर कर देना, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम सिर्फ शेप देखना बस। तो देखो ये 3dz स्क्वायर है, जिसमें अपन ने बोला था कि जेड एक्सिस पे क्या होता है, डंबल होते हैं और एक्स वाई प्लेन में रिंग होता है। ध्यान से देखोगे तो एक रिंग दिखेगी along और z उसके ऊपर axis नीचे and the ring-shaped डंबल region दिखेंगे। on the ये देखो xy ऊपर ये डंबल है, अच्छा तो स्क्रीन पे तुम देख नहीं पाओगे, ऊपर नीचे डंबल है, बीच में देखोगे एकदम तो वो रिंग जैसा दिखेगा। plane. अच्छा इसमें एफ भी दिखाएगा, कुछ लोगों को था कि एफ कैसा दिखता है, तो देखो एफ ऐसे दिखता है, As quantum numbers grow, और the ये orbitals राइट साइड become में एकदम दे रखा है एफ का रिप्रेजेंटेशन कि 4f y क्यूब माइनस 3xy सॉरी y एक्स स्क्वायर। तो ये अलग अलग एफ ऑर्बिटल है, तो वो ऐसे दिखते हैं। देखो increasingly complex in shape, यहाँ पे with 3 more डंबल lobes होते and हैं, nodes. मतलब 6 लोब। For example, this is one of the 7 4f orbitals. This is one another. The average electron nucleus distance also becomes higher and higher. ये Notice था the इलेक्ट्रॉन difference क्लाउड in से size रिलेटेड, with the तो ये While वेव Dr. बनाएगा। Zook is pulling its other end towards himself ये रहा। back. Now this first wave, Zook देखो is sending यहाँ से देखना, is मतलब holding ये one पॉइंट्स का भी दिखाएगा, जो मैंने बोला था कि पॉइंट्स ऊपर नीचे मूव करते हैं, उसका पैटर्न को अपन वेव बोलते हैं, अपनी ही मीन पोजीशन पे, मतलब अपनी side of the पोजीशन पे। slinky, while Dr. Zook देखिए is इसको एनर्जी holding देगा the अभी other राइट end. साइड से, With a quick जो व्हाइट upward कलर में है। flick of the wrist, देखो Dr. इसने एनर्जी Zook दिया, has sent तो energy एनर्जी traveling through the slinky, देखो holding एनर्जी the देगा तो other इसके पास end. जाएगी With a वो quick upward वेव flick of बनाते the हुए। wrist, ये देखो Dr. ये Zook has इस तरीके sent से, energy और traveling through वापस the भी आ रही है अगर slinky. ढंग से देखोगे तो, मतलब उसके हाथ से कोलाइड किया होगा तो थोड़ा एनर्जी लॉस हुआ होगा, उसके बाद जो रिफ्लेक्ट हुआ वापस आ गया कोल टकरा के। Notice how the अब slinky इसने पूरा moves. घुमाया काफी देर तक, This is तो a अपने को ऐसा दिखेगा, transverse ये तुम wave. रस्सी भी In घुमाओगे a तो ऐसा ही दिखाई transverse देता है wave, तुमको। अब particles पार्टिकल्स का मूवमेंट vibrate दिखाएगा at धीरे धीरे। अब देखना तुमको ऊपर किसी भी एक पार्टिकल को देख लो, मतलब ये जो एक ब्लू कलर से लाइन दिखा रखी है, उसमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करो और उसको ऑब्जर्व करो, तुमको सिर्फ ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई देगा बस। सर वेव नंबर क्या होता है इसमें? सर वेव नंबर क्या होता है इसमें? right angle to the बताइए, बात करेंगे उसकी। direction देखो of the सिर्फ तुमको wave. पार्टिकल The ऊपर नीचे wave जाते हुए दिख traveled रहा है, from Dr. Zook to Emily and back. Now let's see what a तो पार्टिकल का longitudinal wave डिस्प्लेसमेंट looks नहीं हो रहा, वो like. कहीं जा नहीं रहा है, Emily is holding of the wave. ये वाला ही था। बस एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही है, मतलब पार्टिकल्स कैसे ऊपर नीचे ऑसिलेट होने से। The wave traveled from Dr. Zook to Emily and back. Now let's see what a longitudinal wave looks like.